प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। तीसरे अध्याय का पहला भाग हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे भाग 2 की। पहले हमने पढ़ा परागण किसे कहते हैं, परागण के कितने प्रकार हैं, पर परागण स्वपरागण के लिए कौन कौन से अनुकूलन हैं। आज हम बात कर रहे हैं पर परागण की विधियां। जैसा कि पहले हमने चर्चा की कि पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम कोई भी हो सकता है, जैसे जैविक या अजैविक। माध्यम जिस माध्यम का चुनाव करेंगे उस आधार पर परागण का जो प्रकार है वो कहलाएगा। जैसे जैविक अजैविक दोनों माध्यम हो सकते हैं, उनके आधार पर कितने प्रकार का पर परागण की विधियां हो सकती हैं। पहली जो विधि है वायु परागण। वायु परागण में क्या होगा, सबसे पहले हम बात करें परागण है क्या, जो कि हमने पीछे पढ़ा कि परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। अब वो या तो स्वयं पहुंच जाएंगे, स्वपरागण होगा, या फिर किसी माध्यम की आवश्यकता होगी तो वो कहलाएगा पर परागण। तो यदि पराग कण वायु की सहायता से वर्तिकाग्र तक पहुंचे तो वो कहलाएगा वायु परागण। अब वायु परागण है, उसके लिए कुछ अनुकूलन होने चाहिए परागकणों में कि वो हल्के होने चाहिए और आसानी से वो दूसरे पुष्प उसकी वर्तिकाग्र तक पहुंच पाए, ऐसे उनमें विशेषता होनी चाहिए। जैसे जो घास और टाइफा जो पादप है उनमें वायु के द्वारा परागण होता है, तो यह कहलाएगा वायु परागण। दूसरा प्रकार पर परागण की विधि का जल परागण। अब जो जलीय पादप है अधिकांशतः उनमें जल परागण है, और जल परागण के भी दो टाइप बताए गए हैं। दो प्रकार कैसे, एक तो अधोजल परागण और एक अधिजल परागण। जल है एक तो उसकी सतह के ऊपर परागण हो और एक जल के अंदर ही परागण हो। तो जो अधोजल परागण है उसमें क्या होगा, जल निमग्न जो पादप है अर्थात जल के अंदर परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो वो कहलाएगा अधोजल परागण। जिसके एग्जाम्पल है ये दो पादप नासाज और जोस्पेरा। ठीक है। जल परागण की दूसरी विधि अधिजल परागण। अधिजल परागण कहां पर होगा, जल की सतह पर। अधोजल कहां पर हो रहा था, जल के अंदर, जल निमग्न, और अधिजल परागण कहां पर हो रहा है, जल की सतह पर। तो जो जल की सतह है उस पर जो परागण का सबसे अच्छा उदाहरण है वेलिसनेरिया। वैसे अपने डिटेल में नहीं है पर पहले एनसीईआरटी में चलता था वेलिसनेरिया में जल परागण विशेष। इसमें कंडीशन है कैसे कि भाई पहले इसका जो पुष्प है जल के अंदर रहता है, ठीक है। जब इसको परागण करना होता है तब ये कहां पर आ जाता है, जल की सतह पर आकर के परागण करता है। तो ये विशेष उदाहरण है अधिजल परागण का, जल की सतह पर होने वाले परागण का वेलिसनेरिया। ठीक है। पर परागण की तीसरी विधि कीट परागण। कीट परागण है वो अधिकांशतः पर परागण है, उसमें सहायक है, और 80% हम बात करें कीट परागण में केवल मधुमक्खियां हैं वो कीट परागण करती है 80%। और भी अन्य कई कीट है, तितलियां हैं, वो भी सहायक है, पर 80% कीट परागण का जो हिस्सा है वो मधुमक्खियां हैं। तो जो कीट परागण है, कीटों को आकर्षित करने के लिए ऐसे जो पादप है उनमें कुछ उनके जो पुष्प है उनमें विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे पीछे हमने पढ़ा था शायद पहले दूसरे चैप्टर में पोलन किट। पोलन किट क्या है, एक कीटों को आकर्षित करने वाला जो तरल है, स्त्राव है। दूसरा जो कीट परागित पुष्प है वो चमकीले, चमकदार, मकरंद युक्त और कीटों को आकर्षित करने वाले होते हैं। तो इस कारण से कीट आसानी से उन तक आ जाते हैं और परागकण उनकी सतह पर चिपक करके दूसरे पुष्प तक पहुंच जाते हैं। तो यह है कीट परागण।
जिसका सबसे सिंपल उदाहरण सरसों, सालविया। तो ये कीट परागण का उदाहरण हुआ। कीट परागित जो पुष्प हैं उनमें कुछ विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं आपको ध्यान होनी चाहिए। पुष्प मकरंद युक्त रहेगा, पोलन कीट है, दल है वो प्राय चमकीले, चमकदार, आकर्षित करने वाले, इस प्रकार के पुष्प होते हैं कीट परागित पादपों में। चौथा जो प्रकार है पर परागण की विधि का वो है पक्षी परागण। कुछ पादप जिनके पुष्प बड़े हैं, सामान्य छोटे आकार के पक्षी है, छोटी जैसे हमिंग बर्ड है, छोटी चिड़िया है, तो वो भी उन पुष्पों पर बैठ करके परागकणों को स्थानांतरित करने का कार्य करती है। जैसे निकोटियाना जो तंबाकू पादप है, उसका जो परागण है वो छोटे पक्षियों की सहायता से हो जाता है। पांचवा जो प्रकार है वो थोड़ा सा विशेष है। क्यों? क्योंकि इसमें विशेष लिया हमने चमगादड़ के द्वारा परागण। तो जैसा कि आप जानते हैं चमगादड़ एक रात्रिचर जो प्राणी है, और जो पुष्प केवल रात्रि में ही खिलते हैं, तो उनके लिए संभावना बन जाती है कि भाई वो चमगादड़ से परागित हो सके। तो जो रात्रि में खिलने वाले जो पुष्प हैं वो पुष्प चमगादड़ की सहायता से आसानी से परागित हो जाते हैं, जैसे कदम और कचनार। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक था परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकार, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण और परपरागण के लिए कुछ अनुकूलन पढ़े हमने। उसके बाद परपरागण की विधियां, तो ये 5 विधियां हैं, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, जल की सतह पर, जल के अंदर, कीटों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा और चमगादड़ के द्वारा। अगला जो टॉपिक अपना वो है असंगतता या अनिश्चितता। असंगतता या अनिश्चितता किसे कहेंगे? परिभाषा क्या होगी कि जो नर और मादा युग्मक है, और वो भी कैसे सक्षम है फिजिकली रूप से, कार्यकी रूप से, और जनन भी कर सकते हैं, तो वो कार्यक्षम भी है, जननक्षम भी है। इस प्रकार के नर और मादा युग्मक है, उनमें किसी कारण से निषेचन नहीं हो पाए, संलयन नहीं हो पाए, तो वो कंडीशन कहलाती है असंगतता या अनिश्चितता। ठीक है, अब इसके भी 2 टाइप है। 2 टाइप कौन कौन से हैं? एक तो अंतराजातीय और दूसरा अंतरजातीय। अंतराजातीय का अर्थ क्या है? भाई एक ही वंश की जो भिन्न भिन्न जातियां हैं उनके मध्य निषेचन नहीं हो पा रहा है। जैसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, जो ब्रेसिका है, सरसों है, एक कैम्पेस्ट्रिस प्रजाति है, दूसरी रापा, वंश एक ही है ब्रेसिका, जातियां 2 अलग अलग हो गई। अब इनमें किसी कारण से निषेचन नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? अंतराजातीय अनिश्चितता। ठीक है, दूसरा इसका टाइप है अंतरजातीय अनिश्चितता। अंतरजातीय अनिश्चितता का अर्थ क्या है कि एक ही जाति है, उसी के सदस्य हैं, उनके मध्य निषेचन नहीं हो पा रहा है, तो इसको दूसरा नाम भी दिया गया है सवबंध्यता। भाई एक ही जाति है इसलिए क्या नाम दे दिया? सवबंध्यता। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है प्रिमूला। तो ये छोटा सा बीच में टॉपिक था, असंगतता किसे कहते हैं, अनिश्चितता किसे कहते हैं? जब कार्यकी रूप से और जननी के रूप से सक्षम नर मादा युग्मक हो, उनमें किसी कारण से निषेचन नहीं हो पाता है, तो वो क्या कहलाएगा? असंगतता या अनिश्चितता, जिसके 2 टाइप, अंतराजातीय, अंतरजातीय। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन कौन सी प्रक्रिया है? नर और मादा युग्मकों का जो संलयन है, नर और मादा युग्मक है, उनके केंद्रक है, उनका जो संलयन है, वो संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? निषेचन। तो ये तो भी इसकी परिभाषा। एक वैज्ञानिक है स्ट्रासबर्गर नाम के, उन्होंने सबसे पहले इस क्रिया का अध्ययन किया, निषेचन का अध्ययन किया, किसमें किया? लीलियम पादप में। ठीक है, फिर निषेचन है
वो किन किन चरणों में संपन्न होता है, कौन कौन से इसमें चरण शामिल हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो ये अपना अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा डिटेल में भी है, तो इसको आप ध्यान से देखें समझें। निषेचन के जो चरण है, सबसे पहला जो चरण है पराग कणों का अंकुरण। ठीक है, पराग कणों का अंकुरण से पहले हम बात करें, परागण हो चुका, निषेचन कब होगा, जब परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। मतलब जो पराग कोश है उससे जो पराग कण है वो वर्तिकाग्र तक पहुंच चुके, तो पहुंच चुके, तो ये कौन सी प्रक्रिया हो गई, परागण। वे परागण हो चुका, ठीक है, परागण हो चुका। उसके बाद में क्या होगा, पराग कणों का अंकुरण होगा। कहां पर होगा, वर्तिकाग्र के जो वर्तिकाग्र है उस पर परागकण है उनका अंकुरण होगा। अब ये अंकुरण किस प्रकार से शुरू होता है, तो उसके लिए हम बात करें, जो वर्तिकाग्र है उस पर कुछ स्त्राव है, कुछ पदार्थ है वो जमा है, जैसे वसा, शर्करा, रेजिन, ये सब है वो एक माध्यम का कार्य करते हैं। कौन सा माध्यम, अंकुरण माध्यम, मतलब परागकण को पोषण प्रदान करते, माध्यम प्रदान करते अंकुरण होने के लिए। ठीक है, तो ये पहला चरण है परागकणों का अंकुरण। फिर दूसरा चरण है इसका पराग नलिका की वृद्धि, और तीसरा चरण है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो जो परागकणों का अंकुरण है उसको, वृद्धि को और बीजांड में प्रवेश को, इन तीनों चरणों को इस डायग्राम के द्वारा हम समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, जो वर्तिकाग्र है उस तक परागण की प्रक्रिया के माध्यम से परागकण है वो पहुंच चुके, और वर्तिकाग्र पर कुछ अंकुरण माध्यम है, उनसे उनका अंकुरण भी हो चुका। अब उनसे जो परागकण का अंकुरण हुआ है उससे एक बनेगी क्या, पराग नली। जैसा कि आप देख रहे हैं ये संरचना है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। वर्तिकाग्र पर परागकण का अंकुरण हो गया, उसके बाद में क्या हुआ, पराग नली बनी। ये परागकण है, इससे ये क्या बनी है, पराग नली। ठीक है, अब ये जो पराग नली है बन गई, तो यहां तक तो ये चरण था परागकणों का अंकुरण। पराग नली बन गई, फिर कौन सा चरण शुरू हो जाएगा, पराग नलिका की वृद्धि। पराग नलिका की वृद्धि, तो पराग नलिका है उसकी वृद्धि कैसे होगी, इसकी हम बात करें तो अधिकांश जो पादप है उनकी जो वर्तिका है वो सामान्यतः उत्तकों से बनी एक ठोस नलिका है। उस ठोस नलिका में, वर्तिका में पैक्टिनेज जो एंजाइम है वो पाया जाता है। वो क्या करता है, जब पराग नलिका बन जाती है तो वो वर्तिका के उत्तकों को नष्ट कर देता है। कौन, पैक्टिनेज। ठीक है, जैसे वर्तिका है, ये जो हिस्सा है नलिका है, वर्तिका के उत्तक नष्ट होंगे तो वर्तिका में क्या बनेगा, एक मार्ग बन जाएगा जिसको पराग नलिका का मार्ग कह सकते हैं। और जो मार्ग बन जाएगा उस मार्ग में पराग नलिका की क्या होती रहेगी, वृद्धि होती रहेगी। जैसे यहाँ पर ये पराग नलिका बनी, पैक्टिनेज से वर्तिका के उत्तक है, यहाँ पर जैसे मान लो ये उत्तक थे, वो क्या हुए, नष्ट हो गए। नष्ट हो गए तो क्या मिल गया, कि मार्ग मिल गया, रास्ता पथ मिल गया, तो उससे जो पराग नली है वो वृद्धि करती हुई आगे की ओर बढ़ती रही। ठीक है, तो वर्तिका में उसको मार्ग मिल गया, और वो मार्ग मिल गया उसकी सहायता से पराग नलिका कहां तक जाएगी, नीचे का भाग फूला हुआ अंडाशय। अंडाशय में क्या उपस्थित है, बीजांड, तो बीजांड तक वो आगे वृद्धि करेगी, वहां तक वो पहुंचेगी। ठीक है, तो ये दो चरण हुए। एक बार पुनः देखें, निषेचन, पहले परिभाषा बताया हमने, नर और मादा युग्मकों के केंद्रकों का संलयन, या नर या मादा युग्मकों का संलयन भी कह सकते हैं, निषेचन प्रक्रिया हो गई। स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने लीलियम पादप में सबसे पहले इस क्रिया का अध्ययन किया। फिर हम निषेचन के कौन कौन से चरण है, आवर्त बीजी पादपों की हम बात कर रहे हैं विशेष रूप से,
आवर्तबीजी पादप है उनमें जनन है। तो निषेचन का पहला चरण, परागण की प्रक्रिया हुई, परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच गए, फिर उनका क्या हुआ, अंकुरण। अंकुरण किसकी सहायता से हुआ, अंकुरण माध्यम है वर्तिकाग्र पर, ठीक है। फिर परागनलिका बनना स्टार्ट हो गई, परागनलिका बनेगी तो फिर वो आगे वृद्धि भी करेगी। कैसे वृद्धि करेगी उसको हमने बताया कि पैक्टिनेज है वो वर्तिका के ऊतकों को नष्ट करेगा, रास्ता या पथ बनाएगा जिसमें वो वृद्धि करेगी, ठीक है। फिर तीसरा चरण आता है निषेचन का तीसरा चरण, कि जो परागनली है बन गई, उसकी वृद्धि भी हो गई, अब वो अंडाशय के बीजांड में प्रवेश करेगी। तो वो बीजांड में प्रवेश कहां से करेगी, तो बीजांड में प्रवेश करने के 3 जो इसमें चरण है, बीजांड में जो प्रवेश करेगी उसमें 3 उसके टाइप कह सकते हैं, 3 टाइप है, वे किस प्रकार से वो प्रवेश करेगी।